केंद्र सरकार ने वैश्विक निवेशकों के लिए अंतरिक्ष के दरवाजे खोल दिए हैं। केंद्र सरकार ने देश को अंतरिक्ष और सैटेलाइट के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी देने का फैसला लिया है। कुछ शर्तों के साथ आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष में ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में छूट देने की घोषणा की है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बदलाव के बाद सैटेलाइट उपक्षेत्रों को 3 अलग-अलग गतिविधियों में बांटकर हर क्षेत्र के लिए विदेशी निवेश की सीमा परिभाषित की गई है। वर्तमान में उपग्रह स्थापना और संचालन से संबंधित अंतरिक्ष क्षेत्र में सिर्फ सरकारी रूट के जरिए एफडीआई की सीमा 100% है। वर्तमान नीति में बदलाव के जरिए सरकार ने अब उपग्रह निर्माण और संचालन, उपग्रह डेटा उत्पाद और ग्राउंड एवं जीरो सेगमेंट में ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई की सीमा 74% कर दी है। इस सीमा से अधिक विदेशी निवेश के मामले में सरकार की मंजूरी लेनी होगी। वहीं उपग्रह लॉन्च व्हीकल और उससे जुड़ी प्रणालियों या उपप्रणालियों स्टेशन बनाने से संबंधित क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा अधिकतम 49% होगी। इन क्षेत्रों में भी इस सीमा से अधिक विदेशी निवेश के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। अंतरिक्ष विशेषज्ञों ने बताया कि इससे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को काफी मदद मिलेगी और भारत आत्मनिर्भर बन सकेगा। Driven by the government of India's proactive and progressive steps to liberalize the FDI policy in space sector. The historic decision paves the way for unprecedented growth and innovation and will ultimately foster a new era of space exploration and commercialization in India. As a full-stack space engineering company, Dhruva Space is poised to leverage these opportunities to make significant contributions to the world space community and achieve remarkable milestones through collaboration, innovation, and capacity building. As a company, we have flown our satellites and deploys in space, and now we are in the process of setting up our large assembly, integration, and testing facility from which we've always planned to build for the world from India. And with increased ease of doing business, we look forward to addressing the global needs in a manner that will make India proud. नई नीतियों के तहत उपग्रहों के पार्ट्स, प्रणाली या उपप्रणाली बनाने के मामले में एफडीआई की सीमा बिना सरकार की अनुमति के 100% रहेगी। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी योगदान बढ़ेगा और इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। साथ ही इस क्षेत्र में आधुनिक तकनीक भी आएगी, जिससे यह क्षेत्र आत्मनिर्भर बनेगा। इससे भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ने में मदद मिलेगी। ब्यूरो इनपुट के साथ अजय परिहार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रतन श्रीवास्तव, अंतरिक्ष विशेषज्ञ, स्पेस एक्सपर्ट, इस वक्त जुड़ रहे हैं इकोनॉमी टुडे में। बहुत धन्यवाद रतन। ये सरकार को ऐसा क्यों लगता है कि स्पेस सेक्टर में संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं और इसलिए लगातार वो एफडीआई की जो सीमा है उसमें बढ़ोतरी कर रही हैं? अजय जी, मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए धन्यवाद। स्पेस की जो अभी तक प्रोग्रेस हुई है पिछले 5 से 6 साल के अंदर, जिसमें इंडस्ट्री का बहुत योगदान रहा है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री दोनों का, उसकी सीमा इतनी बढ़ चुकी है कि पिछले 6 साल में हमने देखा है कि हमारा जब इसके 2016-2017 तक हमारा स्पेस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का नेग्लिजिबल था, लेकिन आज 7 बिलियन है और सरकार सोचती है कि 2033 तक हम इसको 44 से 45 बिलियन तक ले जा पाएंगे। ये इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले 5 से 6 साल के अंदर में जो स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए हैं, उन रिफॉर्म्स में सबसे बड़ा रिफॉर्म ये था कि इंडस्ट्री को अलाउ किया गया इसरो के साथ काम करने के लिए। तो उनको एक वेंडर स्टेटस से एक पार्टनर स्टेटस पे लाने की सरकार ने जो नीतियां बनाई, उन नीतियों में सबसे पहले NSIL बनाया गया, फिर इनस्पेस बनाया गया, ताकि धीरे धीरे करके स्पेस सेक्टर को खोला जा सके। आप ये देखिए कि 2014 में एक स्टार्टअप हुआ करता था सिर्फ स्पेस सेक्टर में, ध्रुवा, और आज की तारीख में करीब करीब 200 स्टार्टअप है। तो अगर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है तो सरकार कभी भी अपने पैसे पे इंडस्ट्री को आगे नहीं बढ़ा सकती। ऐसे कभी ब्रॉड बेस हो नहीं सकता कोई भी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। ब्रॉड बेस होने के लिए प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट फंडिंग ज़रूरी है। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट फंडिंग भी एक जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें GDP में अपना योगदान करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने ये देखा है कि अभी तक जितना भी रिफॉर्म हुआ है उसके अंदर
सबसे ज़्यादा रिफॉर्म हुआ है सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, सैटेलाइट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्च व्हीकल प्रोडक्शन में। लेकिन अभी भी हमारे पास एक ही लॉन्च पोर्ट है, श्रीहरिकोटा। हमारे पास अगर एक ही लॉन्च पोर्ट होगा और हमारे पास कम लॉन्च व्हीकल्स होंगी, तो जो हमारे देश की रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की, ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की, एजुकेशनल सैटेलाइट्स की, वेदर सैटेलाइट्स की, वो हम पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक लॉन्च पैड से आप उतनी लॉन्चेस कर सकते हैं जितने संभव है। तो ये जो सरकार ने डिसाइड किया है कि लॉन्च व्हीकल्स और लॉन्च पैड्स के लिए 49% का वो एफडीआई को मंजूरी देंगे ऑटोमेटिक रूट पे, और 100% भी दे सकते हैं सरकारी अप्रूवल के बाद। ये एक बहुत बड़ा कदम है, साहसिक कदम है। और इसमें एक और देखने वाली बात यह है कि जो स्टार्टअप्स हैं वो सिर्फ सैटेलाइट सेक्टर में नहीं है, वो स्टार्टअप्स इस समय लॉन्च व्हीकल सेक्टर में भी हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, स्काई रूट है फॉर एग्जांपल, अग्निकुल है। ये लोग ऐसे बना रहे हैं लॉन्च व्हीकल्स जो कॉस्ट इफेक्टिव होंगे। तो फिर एफडीआई नेचुरली उस पर अट्रैक्ट होगी कि एफडीआई आएगी तो वो देखेंगे कि इससे हम क्या फायदा अपनी कंपनियों के लिए कर सकते हैं। रतन, तो आपसे समझना, जब आप इंटरेक्ट करते हैं विदेशी फर्म्स के साथ में, भारत के स्पेस सेक्टर को वो किस निगाह से देखते हैं, इस मार्केट को वो किस निगाह से देख रहे हैं, और क्या डिफरेंट है भारत की स्पेस इंडस्ट्री अगर हम कंपेयर करें तो दूसरे देशों से? अजय जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आज से 6-7 साल पहले हमारा स्पेस ग्लोबल स्पेस मार्केट में बहुत नेग्लिजिबल शेयर था। आज हम करीब 3% पे पहुंच गए हैं। 5 से 6 साल के अंदर हमने इतनी प्रगति की है, और लोगों ने ये देखा है कि इंडिया में जो पोटेंशियल है स्पेस सेक्टर का, स्पेस इकोनॉमी का, स्पेस इंडस्ट्री का, वो बहुत ज़्यादा है। और जैसे कि हम जानते हैं कि ज़्यादा कंट्रीज ऐसे नहीं हैं जो अपने सैटेलाइट बनाते हैं, अपनी लॉन्च व्हीकल बनाते हैं और उनको लॉन्च करते हैं, जिसे बोलते हैं स्पेस फेयरिंग नेशंस। तो उसमें हम एक हैं। और अगर हम चाइना का तो हम इतना नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि आज की तारीख में हम पहली 5 देशों में ऐसे हैं जिनकी स्पेस इंडस्ट्री, अपनी डोमेस्टिक स्पेस इंडस्ट्री अपने बलबूते पे चल रही है। आज तक इसरो ने जो कुछ किया है अपने बलबूते पे किया, लेकिन अब वो समय आ गया है जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, स्किलिंग और फंडिंग की ज़रूरत है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ। ख़ास तौर से क्योंकि हमने, इंडिया ने आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया है। आर्टेमिस अकॉर्ड 27 कंट्रीज़ का एक कोएलिशन है, कोलैबोरेशन है। तो उसमें हमें बहुत फ़ायदा होगा जब हम दूसरी स्पेस एजेंसीज और दूसरे कंट्रीज के साथ काम कर पाएंगे। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने मास्टर कर लिया है एक ये कला कि कम पैसे में हम ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। और ये चीज़ जो विकसित देश है उनको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और उस स्ट्रेंथ में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर कम पैसे में ज़्यादा लॉन्चेस होते हैं तो सबका फायदा है, हमारा भी फायदा है, देश का भी फायदा है, और फॉरेन एक्सचेंज का भी फायदा है। रतन जी, कुछ इन्वेस्टमेंट्स के नंबर क्या आपके पास हैं क्या? मान लीजिए जब से लिबरलाइजेशन हमने शुरू किया, पहले तो स्पेस सेक्टर को बिल्कुल स्ट्रैटेजिक माना जाता था, केवल इसरो की अलावा और कोई अलाउड नहीं थे। अब नए नए स्टार्टअप्स आ गए। इन्वेस्टमेंट अभी तक 4-5 सालों में क्या हुआ जब से एफडीआई के रास्ते खुले, और क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुछ लोग तो कहते हैं कि मतलब जैसे हमारा स्पेस इंडस्ट्री का जीडीपी में करीब 7 बिलियन डॉलर का इस समय योगदान है, जिसको हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगले 5 से 6 साल में ये करीब 25 से 30 बिलियन बन जाएगा। हम ये इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ही अभी तक हुआ है। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर बड़ी कंपनियों ने किया है, जैसे लार्सन टूब्रो है, टाटाज है, गॉडरेज है, और एसएमई सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा इस समय डेवलपमेंट हुआ है। कुछ कंपनियां हैं जैसे अनंत टेक्नोलॉजीज़ हैं, इन कंपनियों ने, अनंत टेक्नोलॉजी ने बहुत इसमें रैपिड प्रोग्रेस किया है लॉन्च व्हीकल सेगमेंट में और सैटेलाइट सेगमेंट में भी। अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो अभी तक जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है वो कह सकते हैं कि लार्ज कैप और मीडियम कैप में हुआ है। अब इससे हमारा जो स्मॉल सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है उसका अभी कोई माप नहीं हुआ है। मुझे लगता है मेरा अगला सवाल शायद आपने प्रीएम्प्ट कर लिया। मैं एमएसएमई सेक्टर की ही बात करने वाला था, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा स्पेस है जिसमें हम बहुत एक्सेल कर सकते हैं।
आज भी राजकोट में बहुत छोटी छोटी ऐसी कंपनियां हैं जो कि अहमदाबाद में जो इसरो का प्लांट है, इसरो का जो ऑफिस है उसके साथ मिलकर के बहुत सारे कंपोनेंट्स, छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना रही हैं। छोटे कंपोनेंट्स में 100% एफडीआई अलाउ किया है। तो ऐसे में एमएसएमई सेक्टर अगर हम स्केल अप कर पाते हैं तो जिसको कहते हैं ना कि प्रोडक्शन बाय मास या मास प्रोडक्शन की तरफ न ले जाकर प्रोडक्शन बाय मास, और उसमें ज्यादा स्केल होगा, एमएसएमई सेक्टर को फायदा होगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एसएमई सेक्टर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है फंडिंग की। हाँ। फंडिंग की प्रॉब्लम है और उनका जो कैश फ्लो है वो रेगुलेटेड नहीं होता है। इसमें एमएसएमई मिनिस्ट्री ने भी काफ़ी काम किया है, मैं उससे संबंधित रह चुका हूँ 1-2 साल पहले तक। तो एमएसएमई इंडस्ट्री में जैसे हमारे टेक सेंटर्स होते हैं जिनको टूल रूम्स बोलते हैं, तो आज तक जितने टूल रूम्स हैं उनमें स्किलिंग करवाते हैं और थोड़ा बहुत फंडिंग करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फंडिंग से स्पेस जैसी बिल्कुल, बहुत प्रिसीजन टेक्नोलॉजी है। जी जी जी, कि ये कैपिटल इंटेंसिव और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सेक्टर है। और आपने सही कहा, जैसे अभी राजकोट, अहमदाबाद के आसपास छोटी मोटी कंपनियां हैं जो कि निर्भर है टोटल इसरो के ऊपर। इसी प्रकार से त्रिवेंद्रम के आसपास कंपनियां हैं जो लॉन्च व्हीकल सेक्टर में उन्होंने काफ़ी काम किया है इसरो के साथ मिलकर के। बैंगलोर में स्पेस सेक्टर के सैटेलाइट के साथ काम करने वाली बहुत कंपनियां हैं, लेकिन ये सब छोटी छोटी कंपनियां। और इसमें मजे की बात यह है कि इसमें से ज़्यादातर वेंडर्स ऐसे हैं जो कभी ना कभी इसरो के साथ रह गया। मैं बिल्कुल सही, क्योंकि वो जो नॉलेज सेट है, जो स्किल सेट है, वो अभी तक इसरो के पास ही था। जी सही कह रहे हैं रतन जी। वक्त मेरे पास इतना ही है, बहुत धन्यवाद। लेकिन ये तो तय है, जैसा कि आपने कहा कि ये बड़ा फैसला है और एफडीआई के दरवाजे जो खोले गए हैं उसका असर इन्वेस्टमेंट पे होगा और इस सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। तो एक